नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जारी रखे होंगे। आज की क्लास में हम द्विवेदी युग को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं द्विवेदी युग की समय सीमा। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। नामकरण की बात करते हैं तो अलग अलग विद्वानों ने द्विवेदी युग का नाम अलग अलग बताया है। जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है, वहीं गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसे आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का युग कहा है और शुक्ल जी द्वारा इसे नई काव्यधारा का द्वितीय उत्थान कहा गया है। बात करते हैं द्विवेदी युग की विशेषताओं की या इसकी प्रवृत्तियों की, तो सबसे पहली जो विशेषता है या प्रवृत्ति है कह सकते हैं वह है राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति देखने को मिलती है और यह नाथूराम शर्मा की इस पंक्तियों से स्पष्ट हो जाती है। इन्होंने लिखा है कि देशभक्त वीरों, मरने से नन्हे को डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इन पंक्तियों को, जितनी भी पंक्तियां मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, इन सभी को नोट कर लीजिएगा। परीक्षा में ये पंक्तियां पूछी जाती हैं कि यह पंक्तियां किसकी हैं। दूसरी जो विशेषता है वह है भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का वर्णन। गुप्त जी ने अपनी रचना भारत भारती में भारतीय संस्कृति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और यहाँ पर इनकी एक पंक्तियाँ भी हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। तीसरी जो विशेषता है द्विवेदी युग की वह है उपदेशात्मकता एवं आदर्शवादिता। गुप्त जी की यह पंक्तियाँ इस बात को दर्शाती हैं कि इसमें उपदेशात्मकता भी है और आदर्शवादिता भी है। ये कहते हैं, गुप्त जी लिखते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत्काव्य युद्ध उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। द्विवेदी युग की अगली जो विशेषता है वह है विषय विविधता, यानी इसमें विभिन्न विषयों पर जो है रचनाएं लिखी गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में कवि कर्तव्य नामक निबंध में लिखा था कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि द्विवेदी युग में जो है बहुत सारे विषयों पर कविताएं लिखी गई थी, रचनाएं लिखी गई थी। अगली जो विशेषता है द्विवेदी युग की वह है इतिवृत्तात्मकता। इसमें हम आख्यान परक प्रबंध काव्यों की रचना को देखते हैं जिसमें इतिहास का गौरवगान किया गया था। अगली जो विशेषता है द्विवेदी युग की वह है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। एक पंक्तियां मिलती हैं इससे संबंधित, हमसे सुनो सच की कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सभ्य देश की चीज, तुमको होगी कहाँ तमीज। यह पंक्तियां बाल मुकुंद गुप्त की हैं और लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीयों को झूठा कहने पर इन्होंने व्यंग्य किया था। अगली जो विशेषता है वह है गद्य एवं पद दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। वहीं नारी की दयनीय स्थिति का भी चित्रण किया गया है। गुप्त जी द्वारा यशोधरा जो इनकी रचना है उसमें कहा गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और क्लासेज आपको अच्छी लग रही हों और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट इत्यादि हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आवाज़ थोड़ी सी रूखी आ रही हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत अभी भी सही नहीं हुई है। द्विवेदी युग की एक और विशेषता है नारी के प्रति सम्मान की भावना, जिसमें हम गुप्त जी की पंक्तियों को ले सकते हैं। नर जाति की जननी तथा सुख शांति की स्रोतस्विनी। वहीं द्विवेदी युग में अतीत का गौरवगान भी मिलता है, जैसे कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। गुप्त जी की ही पंक्तियां बहुत ही मशहूर हैं। एक और पंक्तियां मिलती हैं भारत भारती से गुप्त जी की, जिसमें हमें अतीत का गौरवगान बताया गया है, अतीत का गौरव का वर्णन किया गया है और भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भी वर्णन किया गया है। जैसे कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। बहुत ही सुंदर सी यह पंक्तियां हैं भारत भारती की और इससे हमें द्विवेदी युग की विशेषता के बारे में पता चलता है। अगली जो विशेषता है द्विवेदी युग की वह है इतिहास द्वारा उपेक्षिता नारियों के स्वाभिमान का चित्रण किया गया था।
सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह के जाते, कहते तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। गुप्त जी द्वारा यशोधरा की ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। द्विवेदी युग की अगली विशेषता यह है कि इसमें प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना की गई थी। छंदों में वैविध्यता भी मिलती है, भाषा सुधार पर बल दिया गया था। विशेषता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही दिया गया था और प्रकृति चित्रण भी भरपूर मिलता है। द्विवेदी युग के कवियों की बात करें तो इसमें हम दो तरह के कवियों को देखेंगे। पहले कवि जो थे वह थे द्विवेदी मंडल या द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुशासन धारा के कवि, जिसमें आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे। आगे की क्लासेस में हम इन सभी कवियों को विस्तार से देखने वाले हैं, इनकी रचनाओं को देखेंगे। दूसरे जो कवि आते हैं वह स्वच्छंद धारा के कवि थे, जिसमें श्रीधर पाठक आते हैं, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे और नाथूराम शर्मा शंकर आएंगे। आज की क्लास में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को देखेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कि आधुनिक हिंदी कविता के द्वितीय सोपान का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से होता है, यानी सन 1900 ईस्वी से होता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की भांति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लगभग 2 दशकों तक हिंदी कविता को सजाने, संवारने और उसे नई दिशा देने का कार्य किया था। द्विवेदी युग को भाषा परिष्कार का युग तथा इस युग की कविता को उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक कहा जाता है। द्विवेदी जी ने हिंदी काव्य जगत को अपनी मान्यताओं के अनुसार अनुशासित करने का भरपूर प्रयत्न किया था। उन पर संस्कृत के पिछले काव्य ग्रंथों के संस्कार थे। यही कारण था कि उनके प्रभाव से अधिकतर हिंदी कविता संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखी जाने लगी। वर्णवृत्तों के साथ संस्कृत शब्दावली का प्रयोग भी बढ़ा था। इस युग में भाषा विषयक दोहरे मानदंडों को अस्वीकार कर दिया गया था। गद्य और पद्य के लिए अलग अलग भाषाओं के सिद्धांत को ठीक न मानते हुए द्विवेदी जी ने घोषित किया था कि गद्य और पद्य की भाषा पृथक पृथक न होनी चाहिए। यह निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की हिंदी भाषा ब्रजभाषा की कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी। द्विवेदी जी बोलचाल की सीधी भाषा को काव्य का आदर्श मानते थे, काव्य भाषा का आदर्श मानते थे, जिसके लिए वे बराबर आग्रह करते रहे। वे भाषा की सहजता के साथ उसकी शुद्धता के भी पूर्ण पक्षधर थे। उनका सुझाव था कि कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज ही समझ ले। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि द्विवेदी युग के कवियों ने काव्य भाषा के क्षेत्र में जागरूकता, साहस और नूतन दृष्टि का परिचय दिया और ये सब जो था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव के कारण था। तो इससे हमें पता चलता है कि द्विवेदी युग जो है पूरा एक युग इन्हीं को समर्पित क्यों है। यह कितने महत्वपूर्ण लेखक थे, या कह सकते हैं कि ये कई सारे लेखकों के आचार्य थे। तो बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इनका जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1938 ईस्वी में हुआ था। विशेष तथ्यों की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से सरस्वती में लेख लिखते थे। 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के यह संपादक रहे थे और आरंभ में रेलवे में ये नौकरी करते थे। वहां पर उच्च अधिकारी से अनबन के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, वह नौकरी छोड़ दी थी। हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को इन्होंने परिष्कृत किया था, उसको शुद्ध किया था। जब भी सरस्वती में कोई लेख जाता था और उसमें भाषा संबंधी अशुद्धि होती थी तो इसको यह ठीक करके उसमें छापते थे। इनकी रचनाओं की संख्या 80 मानी जाती है। शुक्ल जी ने इनके निबंधों को लेख मात्र कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है और इनमें से भी वे काव्य के लिए सबसे जरूरी तत्व असलियत को मानते थे। ये नायिका भेद वर्णन के विरोधी थे। इन्होंने ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा है और यह परिभाषा परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इनकी काव्य रचनाएं। काव्य रचनाओं में है काव्य मंजूषा 1903 ईस्वी में है, सुमन 1923 ईस्वी में है, देवी स्तुति शतक मिलता है, द्विवेदी काव्यमाला 1940 ईस्वी में है जिसके संपादक देवी दत्त शुक्ल थे। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। अबला विलाप है और प्रबंध पुष्पांजलि है।
आलोचनात्मक रचनाओं की बात करते हैं तो इन्होंने आलोचना लिखी थी हिंदी कालिदास की आलोचना 1901 ईस्वी में। वहीं कालिदास की निरंकुशता 1911 ईस्वी में। प्रा, प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी में है। सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी में है। आलोचनांजलि 1928 ईस्वी में है। लेखांजलि 1928 ईस्वी में है। साहित्य सीकर की बात करते हैं तो यह 1930 ईस्वी में है। साहित्यालाप 1929 ईस्वी में है। समालोचना समुच्चय 1930 ईस्वी में है। यह पूछा जा चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और विचार विमर्श है 1931 ईस्वी में। संपत्ति शास्त्र भी इनकी एक रचना है 1908 ईस्वी में, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित रचना है। इनके प्रसिद्ध लेखों की बात करते हैं तो इन्होंने लेख लिखा था 1903 ईस्वी में कवि कर्तव्य। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 ईस्वी में है। और क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं 1913 ईस्वी में है। और आर्य समाज का कोप 1914 ईस्वी में। अनुदित रचनाओं की बात करते हैं तो उन्होंने बेकन विचार रत्नावली नाम से जॉन बेकन के निबंधों का अनुवाद किया था। कुमार संभव सार का इन्होंने अनुवाद किया। शिक्षा 1906 ईस्वी। हर्बर्ट स्पेंसर के निबंधों का इन्होंने अनुवाद किया था शिक्षा नाम से। स्टुअर्ट मिल के निबंधों का अनुवाद किया था 1907 में इन्होंने स्वाधीनता नाम से। और गीत गोविंद जो कि जयदेव का है उसका अनुवाद इन्होंने विहार वाटिका के नाम से किया था। वैराग्य शतक जो कि भर्तृहरि का है इसका इन्होंने विनय विनोद के नाम से अनुवाद किया था। और जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगा लहरी का खड़ी बोली में अनुवाद किया था इन्होंने गंगा लहरी के नाम से। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आपकी तैयारी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को पूरा देखिए, दोबारा देखिए और अपने नोट्स बनाइए, याद करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।